हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट क्या है, क्या क्या हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट वीडियो था कंप्यूटर का, उसमें पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिकॉज पटवारी का सिलेबस है मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक आपके उस सिलेबस के अंदर है विशेषताओं का, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का। बट गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले भी हमें हिस्ट्री एंड जो ब्रीफ है कंप्यूटर के बारे में, उसकी जो उसका इंट्रोडक्शन वगैरह वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो सब चीज़ें इंक्लूड की हैं। हालांकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट वो एग्जाम में आ सकती हैं। अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आपका एसएससी बैंक का है, जिसमें भी कंप्यूटर आता है, ये कॉमन टॉपिक है। सो गाइस, लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने उसका हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था, कैसे इन्वेंट हुआ, पहले कौन कौन सी कैलकुलेटिंग मशीन्स वगैरह आई। और अभी जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आपको जनरेशन्स वगैरह पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर की, एंड देन उसके बाद में हम कंप्यूटर का उसकी डेफिनेशन एंड किस मॉडल पे वो वर्क करता है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड प्रीवियस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा अगर आपने इनकेस नहीं किया है। ओके गाइज, लिंक मैं आपको इसमें दे दूंगी एंड पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, या तो पीडीएफ का लिंक होगा या फिर टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा क्लस्टर जैसा लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये टेबल मुझे ऐसे कंपैरेटिवली ही बनानी थी। अगर कंपैरेटिवली हम इसको नहीं स्टडी करेंगे तो कुछ जल्दी लर्न नहीं होगा हमें। सो गाइज, देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम का देख लेते हैं कि टाइम का क्या है इसके अंदर। सो गाइज, देखिए यहाँ पे आपकी जनरेशन फर्स्ट है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने जनरेशन को शॉर्ट में राइट किया हुआ है। अब टाइम देखते हैं, 42 से स्टार्ट है। अब आपको ये ध्यान नहीं रहा है तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी, यानी कि हमारी जो कंट्री थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसकी बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं। तो 1942 टू 55। ओके गाइज, यहाँ पे इसके अंदर 13 है, देन 42 टू 55। ओके गाइस, इसके बाद में आपको ये देखना है कि फिर 55 से 64, तो आप इसमें जो गैप है उसकी बेसिस पे हम इसको लर्न कर सकते हैं। 42 55 इतना लर्न हो गया होगा। मैं आपको भी हैंड टू हैंड ही लर्न करवा देती हूँ। 42 टू 55, देन 55 टू 64, 64 टू 75। ये बहुत सिंपल हो गया, इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ खास लिंक नहीं है, इसके अंदर आप देख सकते हो 5 को इंक्रीज़ करो 6 आ गया, और यहाँ पे एक डिक्रीज़ करो तो 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, उसके अंदर 6 को इंक्रीज़ करो 7 हो गया, 4 को इंक्रीज़ करो 5 हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज़ 7 को इंक्रीज़ करो 8। अब यहाँ पे आपको 9 ध्यान रखना पड़ेगा, 89। इतना ध्यान आप रख लीजिएगा गाइस कि यहाँ पे 9 आएगा, बाकी तो इसको इंक्रीज़ करो आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ 89 से लेकर अभी तक का, टिल नाउ, अभी तक जो चल रहा है वो आपका 5th जनरेशन ही है। ओके गाइस, एक बार फिर से देखते हैं। 47 में हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली थी, 47 से इसको इंक्रीज़ किया 5, 55 हमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट 55 है, 5 को इंक्रीज़ किया 6, और यहाँ पे 5 को डिक्रीज़ किया तो 4। ओके, नेक्स्ट इज 64 से इंक्रीज़ किया 7, और यहाँ से इंक्रीज़ किया 5। ये आपका 75 आपकी 3rd जनरेशन का टाइम आ गया। अब 75 तो आपके पास था, 1 इंक्रीज़ किया 8 आ गया, और इसकी जगह यहाँ पर इसमें 1 प्लस कर दीजिए 9 आ जाएगा। लो, मिल गई है ट्रिक। यहाँ पर 75 है, 7 किया तो यहाँ पर इंक्रीज़ किया 8 आ गया, और इस 8 में ही 1 प्लस किया, इंक्रीमेंट कर दिया 1 का, 89 आ गया। और 89 से अब तक का जो है वो आपकी 5th जनरेशन है। ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर है स्विचिंग डिवाइस, यानी कि जो मेन डिवाइस थी इसके अंदर वो कौन सी थी। जो फर्स्ट जनरेशन थी इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब था, साइज़ में बहुत बड़ा होता था वैक्यूम ट्यूब, इसलिए इनको बहुत बड़ा साइज़ होने की वजह से बहुत बड़े स्पेस में इनको रखना पड़ता था, यानी कि स्पेस की ज़रूरत, जगह की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी। ओके गाइस, अब इसके कंपैरिजन में कि नेक्स्ट जो जनरेशन या नेक्स्ट जो भी चीज़ को हम इन्वेंट करेंगे वो उससे बेटर होती है। तो यहाँ पे आया ट्रांजिस्टर। तो सिंपल सी बात है कि ये इससे वैक्यूम ट्यूब से छोटा था। ओके, यहाँ पे V से वैक्यूम ट्यूब आ गया, नेक्स्ट में ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बाद S आ गया, SSI मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके गाइस, SSI बता दिया था मैंने आपको इसके अंदर। देन इसको हम IC भी बोलते हैं, स्मॉल
स्केल इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके गाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब स्मॉल आया था, स्मॉल के बाद में आया आपका लार्ज। लार्ज यानी LSI का मतलब होता है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, और V जो है यहाँ पे उसका मतलब होता है वेरी लार्ज। एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। पहले मैं आपको इसकी फिर से बताती हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे L की जगह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का मतलब हो जाएगा वेरी लार्ज, ULSI का मतलब हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज। ओके गाइस, अल्ट्रा लार्ज। अब देखिए यहाँ से V नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ गया ट्रांजिस्टर, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में आ गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट जो आया उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, और जो फाइनल था उसके अंदर U आ गया, VTSLU। ओके गाइस, VTSLU, VTSLU सिंपल। एक बार फिर से देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये थी आपकी स्विचिंग डिवाइस जो कि इसके अंदर लीड रोल में थी। ऐसा कह सकते हैं कि हीरो या हीरोइन जो थे वो यही सब थे इन जनरेशन्स में। अब इसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, कि कितना ये स्टोर कर सकता है, संग्रहण क्षमता कितनी थी। तो उसके लिए क्षमता कितनी थी वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे, डिवाइस कौन सी थी वो। तो चुंबकीय ड्रम यानी कि मैग्नेटिक, सॉरी ड्रम नहीं ड्रम, मैंने गलत प्रोनाउंस किया, चुंबकीय ड्रम यानी कि मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम होता था यहाँ पे स्टोर करने के लिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन की बात करी जा रही है यहाँ पर। सेकंड जनरेशन जो आई थी हमारे, उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी। फिर डिस्क से पता लगता है गोल होगी साइज में। उसके बाद में आपके आ गई थी उच्च स्तरीय चुंबकीय कोर मेमोरी, यानी कि हाई लेवल मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई थी, हाई लेवल थी वो। ठीक है, यहाँ पे तो आपके मैग्नेटिक डिस्क थी, यहाँ पर आपका ड्रम था, यहाँ पे आ गई थी हाई लेवल मैग्नेटिक कोर मेमोरी। नेक्स्ट इज यहाँ पे आपकी जो फोर्थ जनरेशन थी, इसके अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि अर्धचालक मेमोरी काम में आने लगी थी स्टोरेज के लिए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और जो लास्ट है हमारी जो चल रही है, इसके अंदर हमारे स्टोरेज में हमें पता है ऑप्टिकल मेमोरी। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल मेमोरीज कैसी होती हैं हमारे, प्रकाशीय मेमोरी। इनकी स्पेशलिटी क्या होती है गाइस, इनके अंदर से डेटा इरेज भी हो जाता है। कैसे होता है आप देखिए, कुछ इरेजेबल अपनी CDs भी आती हैं, इरेजेबल जिनके अंदर डेटा इरेज भी हो जाता है, और फिर उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हम पेन ड्राइव को देख सकते हैं, पेन ड्राइव को हम उसमें से मैटर को डिलीट भी कर सकते हैं, फिर उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ऑप्टिकल मेमोरीज में आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज साइज एंड स्पीड क्या थी। मैंने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी साइज़ में, इसलिए इनका आकार जो था विशाल होता था, और इनकी स्पीड भी बहुत स्लो होती थी। अगली जो जनरेशन आई, इसके अंदर क्या हुआ, इसके पहली जनरेशन के मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में साइज़ छोटा हुआ, और जो स्पीड थी वो सामान्य गति हुई, यानी कि इससे बेटर थी। अब जो थर्ड जनरेशन आई, उसके अंदर इसके भी जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे आपके IC आने के कारण आकार, क्योंकि IC जो है यहाँ पे पता लग रहा है आपको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी साइज में बहुत छोटी थी, छोटे होने के कारण आकार जो था कंप्यूटर का वो छोटा हो गया, और स्पीड क्या हो गई, तेज़ हो गई। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इनका साइज जो था और ज़्यादा छोटा हो गया थर्ड के कंपेरिजन में भी, क्योंकि यहाँ पे LSI और VLSI, ठीक है, यहाँ पे V का मतलब वेरी लार्ज है गाइस, तो इनको यूज़ करने लगे, और यहाँ पे स्पीड जो थी वो और ज़्यादा फास्ट हो गई। और फिफ्थ जनरेशन का तो हम देख ही रहे हैं, साइज़ बहुत छोटा हो गया, पैमटॉप्स भी आने लगे हैं, और जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। अब आ गया है लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज़ होने लगी है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो उसमें मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ में आती थी। गाइस, मशीनरी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है, असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो 0 1 की फॉर्म में नहीं होती है, वो समझने में ईजी होती है। पर कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में ही करता है। अगर आपने इसमें लिखा अनीता या कुछ भी, राम या कुछ भी अपन ने टाइप किया इनपुट में, तो इसको भी 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद समझता है कंप्यूटर। ओके गाइस, इसलिए लैंग्वेजेस काम में आती हैं। फोर्ट्रान एंड कोबोल, ध्यान रखना है आपको कि सेकंड जनरेशन की कौन सी लैंग्वेज, क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज। इनमें से फोर्ट्रान कोबोल जो थी आपकी वो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी। उसके बाद में बेसिक एंड PL/I, ये आपकी बेसिक जो है आपकी
थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है एंड फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है आपकी C++ एंड पास्कल, C++ पास्कल। और जो अभी जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन उसकी है जावा, PHP, .NET। ओके यार, इंटरनेट लैंग्वेजेस हैं ये। जावा जो है आपके, ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं कि आपको दे देंगे और पूछेंगे कि किस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो देखिए मार्क 1, ENIAC, यूनिवेक, एडसेक और एडवेक, ये तो नाम मिलते जुलते हैं। ENIAC एंड यूनिवेक के मैंने आपको फुल फॉर्म्स लास्ट वीडियो में बताई थी। एडसेक और एडवेक की मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। एंड मार्क 1, तो ये तो आपको ध्यान रह जाएंगे। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद IBM की सीरीज़ जो थी आपके, IBM 60, 370 और 1400, IBM 60, 370, 1400, इस तरह से लर्न करने में इजी रहता है। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, IBM आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट सब में आएगा 60, 370 और 1400। ये हो गया आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन के अंदर फिर से IBM की सीरीज़ है, बट एक आपका CDC भी इसके अंदर घुस गया है। CDC, इन चीज़ों की डेप्थ फुल फॉर्म नहीं आती है CDC वगैरह की, इस तरह के बेवजह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। IBM की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके गाइज, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए इसमें 670, 1600 और 3600, 670, 1600 एंड 3600, ये आपके थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल्स थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे कंप्यूटर के अंदर, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। इनके एग्जांपल्स हैं स्टार 1000, P की सीरीज़ है, P1, P2, P3, P4। स्टार आपको ध्यान रखना है, स्टार 1000, दिस इज ऑफ फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट आपका P की सीरीज़ है, P1 या P1 बोल सकते हैं, P2, P3 एंड P4। अब लास्ट जनरेशन थी आपकी, लास्ट जनरेशन के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर्स। ओके गाइज, ये अपने अभी के एग्जांपल्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड नैनो। ध्यान रखिएगा सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। आई होप कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, आपको ये लर्न भी हुई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि इसको उच्च को मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज आप लोगों को पता होगा, जहाँ तक काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर का स्टडी किया होगा। हाई स्तरीय यानी कि लेवल, और भाषा का मतलब लैंग्वेज, यानी कि HLL भी बोल सकते हैं हम। हाई लेवल लैंग्वेज जो थी फर्स्ट, ध्यान रखिएगा गाइज, फर्स्ट फोर्ट्रान थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। राइटिंग की आपको परेशानी ना हो इसलिए मैंने सारा कुछ कैपिटल लेटर्स में ही राइट किया है। नेक्स्ट थिंग, प्रथम प्रोग्रामिंग, अभी क्या बोला है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज और फर्स्ट प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखना है गाइस, यहीं पे मिस्टेक होती है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट किया है। आप चाहें तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा जैसा भी है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज तो है आपकी फोर्ट्रान, और आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपकी वो है बेसिक। और बेसिक की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे डबल एन आता है, एक और एन आएगा। बेसिक की फुल फॉर्म है, बी से बिगिनर्स है, ए से ऑल है, ऑल पर्पज़, फिर इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है गाइज, बिगिनर्स, ऑल पर्पज़, इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसमें फुल फॉर्म इसकी इसी तरह की है। आप सोचेंगे कि एस का क्या रोल है, तो आप कुछ भी देख लीजिए, इसको यहाँ से एस ले लो कुछ भी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बिगिनर्स, डबल एन आएगा, ऑल पर्पज़ इंस्ट्रक्शन कोड, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। नेक्स्ट इज ये VLSI, ULSI मैंने आपको बता दिया, ये नई चीज़ है आपके एडवेक, एडसेक। अब आपको पता होना चाहिए ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं दोनों, ये दोनों फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं गाइज। यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हो गई थी राइट करते टाइम, यहाँ पहले मैंने S लिखा था, फिर मैंने करेक्ट करके V किया। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे V है, यहाँ पर S है। एडवेक की फुल फॉर्म है, E से इलेक्ट्रॉनिक होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे D से डिस्क्रीट है, V से वेरिएबल है, A से ऑटोमेटिक है और C से कंप्यूटर है। एडवेक
इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ध्यान रखना, ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वी से वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक एंड सी से कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे एस है, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, यहाँ पे डी से डिले है गाइस, डिले, एस से स्टोरेज, ए से ऑटोमेटिक एंड सी से कैलकुलेटर, ध्यान रहेगा। फिर से देखते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिले, एस फॉर स्टोरेज, ए फॉर ऑटोमेटिक एंड सी फॉर कैलकुलेटर। चलिए गाइस अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट स्लाइड में है क्या। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब गाइस ये हो जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे रिगार्डिंग हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डेटा हो जाता है और इंफॉर्मेशन हो जाती है। आपको लग रहा होगा दोनों चीज़ें ही एक जैसी हैं, नहीं, और मिस्टेक यहीं पे होती है, इसका एक्सपीरियंस मुझे है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कंप्यूटर का इसके अंदर, एंड इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस, स्लाइड्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। आज मैंने पेन से राइट किया है, आई एम रियली सॉरी, बट विजिबिलिटी तो ठीक है, मुझे तो ठीक ही दिख रहा है। इनकेस अगर आपको ठीक विजिबल नहीं होता है तो आपको इस कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखते हैं, इस तरह के बैक टू बैक 3 डॉट्स होते हैं, उनको आप क्लिक करेंगे तो आपके क्वालिटी आएगा। क्वालिटी के अंदर आप जो मैक्सिमम ऑफ 480 हो समथिंग जो भी उसको सेट कीजिए तो आपको विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर आएगी। सो गाइज, कंप्यूटर सिस्टम, वैज्ञानिक डॉक्टर वॉन न्यूमैन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो विकास हुआ है कंप्यूटर का उसका श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन को। अब कई लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, हम लोगों ने जनरली इनको तो पढ़ा नहीं होता है, हमने ये आर्किटेक्चर तो पढ़ा होता है पर वॉन न्यूमैन को इतना ध्यान नहीं रखते, हमें चार्ल्स बेबेज ज़्यादा याद रहता है, बच्चे को पता है चार्ल्स बेबेज। तो अगर पूछते हैं ना कि अभी तक जो विकास हुआ है कंप्यूटर का उसका श्रेय किसको जाता है, तो हम बिना सोचे समझे चार्ल्स बेबेज को ही कर देते हैं, ये गलत है। फादर है वो कंप्यूटर के, बट श्रेय जिसको जाता है विकास का वो वॉन न्यूमैन को जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग यानी इनके अनुसार कंप्यूटर की मूल संरचना जो है उसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप ये समझ लीजिए कंप्यूटर एक तरह का मकान है और 3 टाइप के इसके अंदर ब्रिक्स यानी कि ईंटें यूज़ की गई हैं, फिर 3 टाइप के कमरे बनाए गए हैं, किसी भी तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ओके, क्या है, इनपुट और आउटपुट यूनिट, इन यानी कि अंदर और आउट यानी कि बाहर। तो सिंपल सी बात है, जो हम कंप्यूटर के अंदर डालेंगे यानी कि हम जो भी इनपुट उसको देंगे, जो भी हमने टाइप किया है, जो भी हमने उसके अंदर इंसर्ट किया वो इनपुट है, वो जो हमें रिजल्ट देगा, जो दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर वो आउटपुट होता है। ओके, नेक्स्ट सीपीयू, सीपीयू यूनिट यानी कि सीपीयू, सी का मतलब सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यूनिट। अच्छा गाइज, आप सबको जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि एक डिब्बा सा होता है कंप्यूटर में हमारे इस तरह का, उसमें इधर पे कुछ बटन सा होता है गोल, और यहाँ पे आपके सीडी ड्राइव कहीं होती है, कहीं डीवीडी ड्राइव होती है, इधर कहीं आपकी यूएसबी केबल के लिए होता है, वो आपका बॉक्स क्या होता है, सीपीयू। ये चीज़ गलत है, सीपीयू वो बॉक्स नहीं होता, उस बॉक्स को कहा जाता है कैबिनेट, और सीपीयू उसके अंदर डिवाइस लगी होती है, दैट इज सीपीयू। ओके गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी यूनिट। अगर मेमोरी यूनिट नहीं है तो कंप्यूटर डब्बा है आपके लिए, वो कुछ नहीं करेगा, प्रोसेस करेगा और स्टोर भी कहाँ करेगा वो, जिस टाइम पे हमारे कुछ भी हम कैलकुलेशन है कुछ भी हम करते हैं तो उस टाइम भी वो डेटा कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए भी स्टोर रहता है, जैसे हमारी मेमोरी में रहता है। आपको पता है हमारी जो मेमोरी होती है उसके अंदर शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है, जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ या इस क्लास के अंदर सर जो डिक्टेट करते जो बोलते हैं हम उसको लिखते जाते हैं, तो वो लिखते जाते हैं, उस टाइम अपना दिमाग बहुत कम लगाते हैं, गलत भी अगर हम सुन लेंगे तो हम वही लिख देंगे, हम दिमाग नहीं लगाते, बहुत कम लोग लगाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे माइंड पे, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, उसमें हम सुनते जाते हैं लिखते जाते हैं, सुनते जाते हैं लिखते जाते हैं। तो ये काम यहाँ भी होता है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिर्फ डिब्बा है, वो कुछ भी नहीं करेगा। सो गाइज, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, इनको मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। कंप्यूटर कई लोगों को बहुत बोरिंग लगता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें अच्छे से देखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चीज़ें बहुत सिंपल लगेंगी पर क्वेश्चन बनता है और रॉन्ग भी होता है, क्योंकि आपको पता है एक ऑप्शंस जो आते हैं आजकल बहुत ही भयंकर आते हैं, बहुत टफ आते हैं।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है तथ्यों व अव्यवस्थित। अव्यवस्थित मतलब कि जो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब जो प्रॉपर नहीं है, सही तरीके से नहीं है, ऐसे निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस का समूह डेटा कहलाता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कोई फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस है, कोई निर्देश जो कि व्यवस्थित नहीं है, अच्छे से अरेंज नहीं किए हुए हैं, वो डेटा होता है। इसका मतलब क्या है कि डेटा जो होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें कुछ मीनिंग निकले डेटा के अंदर, वो किसी व्यवस्थित क्रम में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो होता है आपका डेटा। ठीक है। डेटा की उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार की जाने वाली विश्लेषण की प्रक्रिया, जो विश्लेषण होता है मतलब जो प्रोसेसिंग होती है उसकी, वो होती है डेटा प्रोसेसिंग। ओके गाइस, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है ये आपको समझ आ गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का इतना कोई रोल नहीं है, ये चीज़ देख के आप रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे विश्लेषण की प्रक्रिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रक्रिया यानी कि डेटा प्रोसेसिंग होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल, कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए रिजल्ट का, या फिर जो रिकॉर्ड का संग्रह किया है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, या फिर जो प्रोसेस्ड डेटा है जिसकी प्रोसेसिंग की गई है वो क्या होती है आपकी सूचना। ये ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ये सब राइट करने के बाद यहाँ लिख देंगे सूचना या फिर इंफॉर्मेशन और बच्चे करेक्ट कर देते हैं, बहुत बार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूचना जो होगी, भाई सूचना का मतलब ये है कि वो हमें कुछ बताएगी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, वो अच्छे से व्यवस्थित होगी। जो चीज़ खुद ही अव्यवस्थित है उसमें हमें क्या समझ में आएगा, तो वो हमारे लिए सूचना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज निर्देशों का समूह जो होता है, पूरा जो ग्रुप होता है वो प्रोग्राम होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम क्या होता है, अकेला इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप। ओके, आपको सिर्फ निर्देश बोलेंगे वो आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता है, निर्देशों का समूह ही प्रोग्राम होगा। इस चीज़ को गांठ मान लीजिएगा। ये 4-5 लाइन्स दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस आगे चलते हैं। आज की लास्ट स्लाइड है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी ताकि आपको भी ये बोरिंग ना लगे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आपको पता है ये आपका डब्बा है, आई मीन कंप्यूटर है, आपका मत मानिए, मेरा मान लीजिए, ये मेरा कंप्यूटर है। ओके गाइस, दिस इज़ माय कंप्यूटर। इसके अंदर मैंने कुछ एंटर किया, मैंने कर दिया 3+4। तो ये 3+4 क्या है, ये है इनपुट जो इस कंप्यूटर के अंदर गया, इसकी मेमोरी वगैरह में गया। अब ये प्रोसेस हो रहा है, 7 बन रहा है, वहाँ पे ऐड हुआ है, 3 भी 01 की फॉर्म में गया, ये भी 01 की फॉर्म में किया, फिर कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन हुई। ठीक है, वो कैलकुलेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पे होती है ALU में। प्रोसेस हो गया गाइस, और वो 7 जो था वो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा जो कंप्यूटर है यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ माई कंप्यूटर, 7 दिख रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा आउटपुट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, चीज़ आपको वैसे भी क्लियर होगी। अब आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ। 3+4 इनपुट हुआ था, दिस इज़ व्हाट इनपुट। ठीक है, अब ये गया आपका CPU है आपका। ठीक है, ALU जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी ALU में होती है आपकी, कंट्रोल करती है क्या चीज़ कहाँ जाएगी। रजिस्टर जो है आपकी थोड़ी देर के लिए स्टोर करने का काम करते हैं, रजिस्टर्स वगैरह आपके, प्राइमरी मेमोरीज और सेकेंडरी मेमोरी, ये सब तीनों चीज़ें जो है ये आपकी मेमोरी यूनिट के अंदर आती है। मेमोरी यूनिट मैंने आपको बताया, इसके बिना कंप्यूटर डब्बा है, कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ये स्टोरेज के लिए है, पर कैसी है, क्या अंतर है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, इनपुट डिवाइस से यहाँ पे गया है और यहाँ पे आपके CPU है, फिर ALU है। ALU की फुल फॉर्म क्या है, CPU मैंने आपको बता दिया, ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक। कुछ लोग इसको गलत लिखते हैं, AIR नहीं होता, ARI होता है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक लॉजिकल, L से लॉजिकल होता है यूनिट। ओके गाइस, और CU जो है इसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। भाई कंट्रोल भी तो कोई करेगा ना, कि भाई कैलकुलेशन आई है तो वो कहाँ जाएगी, वो ALU में जाएगी, इस तरह से कंट्रोल। ठीक है गाइस, चलिए, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, वो होता है हमारा आउटपुट। ये क्या है आपका, ये आपका आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमैन के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी आपको साइंटिस्ट का बताया था उनके अकॉर्डिंग ये आर्किटेक्चर उन्होंने दिया था कि कंप्यूटर आपके इस आर्किटेक्चर पे काम करता है। तो गाइस होपफुली कि आपको वीडियो एंजॉयबल लगा होगा, क्योंकि मुझे टीच करने में भी काफ़ी मज़ा आया, तो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग तो होगा ही।
एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या करना है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के अंदर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अपने कमेंट ज़रूर मुझे दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका 1 दिन के बाद आएगा और टाइम मैं आपको बिल्कुल फिक्स कर दूँगी किस टाइम पे कंप्यूटर का वीडियो मैं रिलीज़ करूँगी। तो आई होपफुली कि वो इवनिंग में ही होगा और जो भी होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी वीडियोज़ के थ्रू। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियोज़ चल रहे हैं तो प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू गाइज़।